लास्ट लेक्चर में हमने फॉरेन जजमेंट के बारे में समझा था। उसका बेसिक समझा था कि फॉरेन जजमेंट इंडिया में एनफोर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, राइट? कब हो सकते हैं और फॉरेन जजमेंट क्यों एनफोर्स किए जाते हैं, राइट? हमने ये समझा था। हम सेक्शन 13 पढ़ रहे थे जो कि ये बताता है कि इंडिया में फॉरेन जजमेंट एनफोर्स हो सकते हैं और वो कंक्लूसिव होते हैं, राइट? कंक्लूसिव होते हैं एज इन कि अगर फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है तो उस सेम मैटर पे अगर वो सेम पार्टीज इंडिया में आके केस दोबारा से कंटेस्ट करती हैं तो इंडियन कोर्ट दोबारा उस मैटर को डिसाइड नहीं करेंगे और जो जजमेंट होगा फॉरेन कोर्ट का उसको ही एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट? अब पर इस रूल के, ये जो जनरल रूल है, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस सेक्शन 13 में ए टू एफ क्लॉजेस में दिए गए हैं। उन एक्सेप्शंस को हम पढ़ रहे थे। इन एक्सेप्शंस में से अगर किसी एक भी एक्सेप्शन में कोई केस फॉल करता है, कोई फॉरेन जजमेंट फॉल करता है, तो ऐसे मामले में उस फॉरेन जजमेंट को इंडिया में कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, राइट? ये हमने डिस्कस किया था। तो हम सेक्शन 13D तक पढ़ चुके थे, राइट? अब हम देखते हैं 13E। ये क्या कहता है? इट सेज फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। तो बेसिकली 13E ये कहता है कि अगर किसी फॉरेन जजमेंट को फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया है किसी पार्टी ने, तो उस केस में ये जो फॉरेन जजमेंट है रेस जुडिकेटा की तरह अप्लाई नहीं करेगा, राइट? मतलब ऐसे केस में जो पार्टीज हैं वो उस मैटर को, उस केस को दोबारा कंटेस्ट कर सकती हैं बिफोर इंडियन कोर्ट, ठीक है? तो अब बहुत बेसिक सी बात है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू, इस पे सत्या वर्सेस तेजा सिंह, इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट है, राइट? ये इट सेज that it is a well established principle of public international law that if a foreign judgment is obtained by fraud, it will not operate as res judicata, right? Fraud in any case bearing on jurisdictional facts vitiates all judicial acts, right? तो बेसिकली हुआ क्या था इस केस में, पहले हम ये समझते हैं। तो एक हस्बैंड था जिसने डाइवोर्स की डिक्री अपने फेवर में मिल गई थी उसको वाइफ के अगेंस्ट, राइट? अमेरिकन कोर्ट से, ठीक है? उसने ये बोला उस कोर्ट को कि वो अमेरिका में डोमिसाइल्ड है, ठीक है? तो क्या हुआ? हस्बैंड ने डिवोर्स ले लिया, राइट, वाइफ के अगेंस्ट। कहां से? अमेरिकन कोर्ट से डिवोर्स ले लिया। अब जब अमेरिकन कोर्ट से डिवोर्स ले लिया तो अमेरिकन कोर्ट ने डिवोर्स की डिक्री किस बेसिस पे ग्रांट कर दी? इस बेसिस पे कि जो हस्बैंड है वो डोमिसाइल उसका कहां पे है? अमेरिका में है, और इसलिए अमेरिकन कोर्ट को लगा कि उसके पास, अमेरिकन कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। अमेरिकन कोर्ट के पास क्या है? अमेरिकन कोर्ट, हस्बैंड कहां पे डोमिसाइल है? अमेरिका में डोमिसाइल है, और इसलिए अमेरिकन कोर्ट को लगा कि उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है केस को डिसाइड करने का। तो इस चीज का यकीन जो हस्बैंड है उस अमेरिकन कोर्ट के सामने उसने इस तरह के फैक्ट्स रखे, और अमेरिकन कोर्ट क्या हुआ? एक तरीके से मिसलीड हो गया इस मामले में, और अमेरिकन कोर्ट को लगा कि जो हस्बैंड है वो डोमिसाइल है अमेरिका में, और इस बात के थ्रू ये बोलते हुए डिवोर्स ले लिया, राइट? पर बाद में ये क्लियर हुआ जब इंडिया में केस आया, तो इंडिया में जब केस, ये डिक्री फाइल हुई, राइट, तो इस डिक्री को चैलेंज किया वाइफ ने कि, और ये बोला कि ये जो डिक्री है अमेरिका की, जो अमेरिकन कोर्ट की जो डिवोर्स की डिक्री है, ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड डिक्री है। तो इंडियन कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो हस्बैंड था वो बोनाफाइड रेसिडेंट नहीं था, और या फिर डोमिसाइल नहीं था अमेरिका का, उसने फ्रॉड किया था अमेरिकन कोर्ट पे बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग टू द कोर्ट इनकरेक्ट जुरिसडिक्शनल फैक्ट। तो इसलिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो डिक्री पास की गई, इट वाज पास्ड विदाउट जुरिसडिक्शन एंड देयरफॉर इट वाज अ नलिटी।
राइट। कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, कोर्ट को फ्रॉड के थ्रू हस्बैंड ने यकीन दिलाया, कुछ फैक्ट्स इस तरीके के रखे जिससे अमेरिकन कोर्ट को ये लगा कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है, अमेरिकन कोर्ट को मिसलीड किया और उस बेसिस पे अमेरिकन कोर्ट ने क्या किया, डिवोर्स का जजमेंट दे दिया, डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी। तो इंडियन कोर्ट ने इस डिक्री को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ये बोला, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्टी ने, हस्बैंड ने फ्रॉड किया था अमेरिकन कोर्ट पे वो डिक्री लेने के लिए, जबकि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, फिर भी उसने कोर्ट को यकीन दिलाया, इस तरह के फैक्ट्स रखे जिससे कि कोर्ट को लगा कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है और उसने जजमेंट दे दिया, राइट। तो अगर कोई पार्टी फ्रॉड कर रही है और कोई जजमेंट फ्रॉड के कारण, फ्रॉड से उसको, उसके फेवर में एक जजमेंट आया है कोर्ट के ऊपर फ्रॉड करके, अब ये फ्रॉड किसके ऊपर हो सकता है, या तो फ्रॉड उसने कोर्ट के ऊपर किया या फिर जो ऑपोजिट पार्टी थी उसके साथ फ्रॉड किया। तो अगर फ्रॉड के थ्रू ये जजमेंट आया है, फ्रॉड किया है पार्टी ने जिसके फेवर में जजमेंट है, तो वो जजमेंट इंडियन कोर्ट जो है उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, इंडियन कोर्ट के अगेंस्ट कंक्लूसिव नहीं होगा, इंडियन कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करेंगे, राइट। इट सेज द फ्रॉड में बी, फ्रॉड क्या हो सकता है, ऑन द पार्टी, राइट, और फ्रॉड ऑन द कोर्ट प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, राइट। तो एक पार्टी के अगेंस्ट फ्रॉड किया गया, उसको कुछ ऐसी बात बोली गई, यकीन दिलाया गया जो सच नहीं थी, या फिर कोर्ट को मिसलीड किया गया। तो जो फ्रॉड है वो कैसा होना चाहिए, एक्चुअल फ्रॉड होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिजाइंड एंड इंटेंडेड टू मिसलीड, मतलब फ्रॉड जो है पार्टी ने एक्टिवली किया हो और इस मकसद से किया हो कि वो कोर्ट को क्या करे, मिसलीड करे, राइट। एक और लैंडमार्क जजमेंट है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, एवी पपैया शास्त्री वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एपी में, आंध्र प्रदेश में। इसमें कोर्ट ने बोला दैट फ्रॉड may be defined as an act of deliberate deception with the design of securing some unfair benefit। कि फ्रॉड क्या है, आप डेलिबरेटली, जानबूझ के पार्टी ने डिसेप्शन प्ले किया हो, राइट, मतलब जो सामने वाली पार्टी है या फिर कोर्ट है उसको डिसीव किया हो, धोखा दिया हो, विद द डिजाइन ऑफ सिक्योरिंग सम अनफेयर बेनिफिट, कोई अनफेयर बेनिफिट गेन करने के लिए, राइट। कोई भी जजमेंट, डिक्री या फिर ऑर्डर अगर फ्रॉड करके कोर्ट से ऑब्टेन किया जाता है तो वो डिक्री क्या है, वो जजमेंट क्या है, नलिटी है, नल एंड वॉइड है, उसका कोई फोर्स नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आई ऑफ लॉ, राइट। इट कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट एट एनी टाइम, इन अपील, रिवीजन, रिट और इवन इन कोलैटरल प्रोसीडिंग्स, राइट। इसको चैलेंज किया जा सकता है अपील में, रिवीजन में, किसी भी तरीके से, पर वो जो जजमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, राइट। अब सत्या वर्सेस तेजा सिंह एक लैंडमार्क जजमेंट है और आप इसको अगर आप चाहें तो और डिटेल में अगर आप जजमेंट पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, राइट। दूसरा केस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वाई वेंकट लक्ष्मी, राइट। ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसमें भी क्या हुआ, हस्बैंड ने डिवोर्स की डिक्री ऑब्टेन करी वाइफ के अगेंस्ट यूएस के कोर्ट से, इस ग्राउंड पे कि वो यूएसए में रेसिडेंट है, राइट। तो पहले क्या किया, एक डिवोर्स की डिक्री ग्रांट, डिवोर्स ले लिया इसने यूएस के कोर्ट से, फिर इसने क्या करा, ही गॉट रीमैरिड, इसने दूसरी शादी कर ली, टू अनदर वुमन, किसी और वुमन से शादी कर ली। तो जो इसकी पहली वाइफ थी उसने इंडिया में क्या किया, इसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी, ठीक है, किस बात की, इसके अगेंस्ट, और जो वो दूसरी बंदी थी, जो दूसरी जो इसकी वाइफ थी जिससे इसने शादी करी, उसके अगेंस्ट बाइगेमी की कंप्लेंट फाइल कर दी, राइट। बाइगेमी अगर हम देखें तो इंडिया में आईपीसी में एक ऑफेंस है। तो अब इंडियन कोर्ट में जो हस्बैंड और वो जो वाइफ थे जिनके अगेंस्ट ये कंप्लेंट फाइल की गई, उन्होंने बोला कि नहीं, ये ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि उनको डिवोर्स की डिक्री मिल चुकी है यूएस के कोर्ट से और इसलिए ये जो केस है उनके अगेंस्ट ड्रॉप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसमिस कर दी एप्लीकेशन
कौन सी? एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज ये होता है कि किसी जो भी चार्ज, जैसे बाइगमी का चार्ज लगाया गया है, राइट? बाइगमी का चार्ज किस पे लगाया? वाइफ ने हस्बैंड पे लगाया था, और जो सेकेंड वाइफ है, ठीक है, उस पे लगाया। तो उन्होंने एप्लीकेशन डाली इंडियन कोर्ट में कि ये तो कोई अपराध बनता ही नहीं है उनके अगेंस्ट, तो इसलिए उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी, हस्बैंड ने पहले डाइवोर्स ले लिया था, तो अगर डिवोर्स ले लिया है तो फिर बाइगमी का क्वेश्चन ही नहीं आता, राइट? बाइगमी का मतलब क्या होता है? किसी इंसान ने दूसरी शादी की हो जबकि उसकी पहली शादी वैलिड हो। पर अगर डिवोर्स ले लिया है तो वो इंसान मैरिड है ही नहीं। तो अगर वो मैरिड नहीं है तो फिर तो डिवोर्स का, तो फिर तो बाइगमी का क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो ये इस ग्राउंड पे, और यूएस के कोर्ट की जो डिक्री थी उसके ऊपर रिलाई करते हुए ये एप्लीकेशन लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और ये बोला कि जो डिक्री थी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की यूएस कोर्ट की, दैट डिक्री वाज विदाउट जुरिस्डिक्शन, राइट? क्योंकि ना ही जो शादी हुई थी, जो मैरिज थी, वो ना ही यूएस में शादी हुई थी, ना ही दोनों पार्टीज यूएस में साथ रही थी। तो बेसिकली अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट जुरिस्डिक्शन की बात करता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई डिवोर्स की पिटीशन फाइल होनी है या कुछ ऐसा होना है तो जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट को होगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जहां पे या तो शादी हुई हो, ठीक है, जहां पे पार्टीज की शादी हुई हो, या फिर जहां पे पार्टीज साथ में रही हो आखिरी में, ठीक है, या फिर जहां पे वाइफ रह रही हो अभी, तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं था यूएस में। ना ही यूएस में शादी हुई थी, ना ही हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में यूएस में रहे थे। तो इस वजह से एक ग्राउंड जिसकी वजह से इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो यूएस कोर्ट की जो डिक्री थी ऑफ डिवोर्स, उसको मानने से इनकार कर दिया, वो एक ग्राउंड ये था कि यूएस के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं था, राइट? तो हमने पहला जो सबसेक्शन पढ़ा था 13A, उसमें हमने क्लियरली पढ़ा था कि अगर कोई कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, इनकॉम्पिटेंट कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में वो जो जजमेंट होगा वो फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट है वो इंडिया में एनफोर्सेबल नहीं होगा, राइट? अब दूसरी और चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो डिक्री थी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की या डिवोर्स की, वो फॉरेन कोर्ट ने पास की थी ऑन द ग्राउंड ऑफ irretrievable breakdown of मैरिज, राइट? इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अब अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखते हैं तो सेक्शन 13 में ये ग्राउंड अब है, राइट? अब इस ग्राउंड पे ये मॉडर्न थियरी ऑफ डिवोर्स जो है, मॉडर्न ग्राउंड माना जाता है डिवोर्स लेने का, कि अगर दो पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ, राइट, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज क्या ऑब्जर्व की कि ये जो डिवोर्स ग्रांट किया गया, पहली चीज तो ये बोली कि जो यूएस का कोर्ट था जिसने डिवोर्स दिया वो उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था। दूसरा ये बोला कि ये जो डिवोर्स जिस ग्राउंड पे दिया वो ग्राउंड था इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। पर इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज नॉट अ ग्राउंड अंडर इंडियन लॉ फॉर डिवोर्स। तो मतलब इस ग्राउंड पे इंडिया में उस टाइम पे जब ये जजमेंट आया तब सेक्शन 13 में इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज वाज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, वाज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। तो इस मामले में यहां पे क्या हुआ, यहां पे अगर हम F को देखें विच सेज फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, ठीक है, इंडियन लॉ के अगेंस्ट है फॉरेन जजमेंट, ठीक है। इंडियन लॉ क्या बोलता था, इंडियन लॉ उस टाइम पे, बाद में हालांकि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट में इंक्लूड किया गया, और आज अभी अगर हम देखें तो सेक्शन 13 में इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे डिवोर्स लिया जा सकता है। पर
उस टाइम पे जब ये जजमेंट आया तब ये ग्राउंड नहीं था। तो हमने जब क्लॉज सी पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था दैट अगर इफ फॉरेन जजमेंट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ और इंडियन लॉ, राइट, कि फॉरेन जजमेंट अगर इंटरनेशनल लॉ या इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, या फिर अगर हम एफ देखें, इट सेज फॉरेन जजमेंट इज फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, अगर इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, तो उस केस में भी क्या होता है, उस केस में भी जो फॉरेन जजमेंट है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं इंडिया में, उस जजमेंट को हमारा कोर्ट, इंडियन कोर्ट्स जो है वो एनफोर्स नहीं करेंगे, राइट। तो दो चीजें थी मेन, एक किस बेसिस पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, इस केस के फैक्ट्स को और इस केस के प्रिंसिपल्स को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। एक, किस बेसिस पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो यूएस का कोर्ट था उसकी जो डिवोर्स की डिक्री थी मानने से इनकार कर दिया। एक तो इस बेसिस पे कि यूएस की कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, दूसरा इस बेसिस पे कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज वाज नॉट अ ग्राउंड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट फॉर डिवोर्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहां पे मैं एक बात बता दूं कि जो पर्सनल लॉ होता है, जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इस तरह की ये जो लॉज हैं ये पर्सनल लॉज हैं। तो जो पर्सनल लॉ होता है इट फॉलोज एन इंडिविजुअल, राइट, वेयर एवर ही गोज। तो अगर एक हिंदू है जिसने इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी की, उसके बाद वो जाके बेल्जियम में रहने लगा, पर उसकी जो मैरिज से रिलेटेड राइट्स होंगे, राइट, मैरिज रिलेटेड राइट्स उसके जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो हिंदू मैरिज एक्ट से ही गवर्न होंगे, राइट। तो बेल्जियम का कोर्ट भी अगर इनके बीच में डिवोर्स के बारे में मैटर सुनना चाहता है कुछ इस तरीके से, या कोई और इनके बीच में जो डिस्प्यूट है अगर उसको डिसाइड करना चाहता है, तो बेल्जियम के कोर्ट को भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हिंदू मैरिज एक्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा, और डिवोर्स के वही ग्राउंड्स लेने पड़ेंगे जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिए होंगे। क्यों? क्योंकि इन पार्टीज की जो शादी है वो हिंदू लॉ के अंडर हुई थी, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हुई थी। तो इसलिए ये पूरी लाइफ जब तक इनकी जो मैरिज है वो मैरिज किससे गवर्न होगी, हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होगी, वेयर एवर दे गो, राइट। ये एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का कि जो पार्टीज हैं उनका जो पर्सनल लॉ है वो उनको फॉलो करता है, वो दुनिया में चाहे जहां जाए, राइट। तो इस केस में यूएस के कोर्ट ने क्या किया, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, राइट। तो इस केस में उन्होंने एक तो जुरिस्डिक्शन नहीं होने के बावजूद डिसीजन दिया, दूसरा इस ग्राउंड पर डिवोर्स दिया जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं था। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो यूएस कोर्ट का जो जजमेंट था डिवोर्स का, उस जजमेंट को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया, राइट, और ये माना कि वो डिवोर्स वैलिड नहीं था उस लॉ में, राइट। अब फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, इसके हम कुछ एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, राइट। अगर कोई जजमेंट जो है वो इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, राइट, तो उस जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स नहीं किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडियन सॉइल पे आपको किसी जजमेंट को एनफोर्स करना है तो वो जजमेंट इंडियन लॉ के अगेंस्ट तो नहीं हो सकता, राइट। हम अपने लॉ के अगेंस्ट जाके किसी दूसरी कंट्री के जजमेंट को थोड़ी एनफोर्स करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा जजमेंट है जो ऐसे क्लेम के लिए है जो कि इंडियन लिमिटेशन लॉ में बार्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। हम मान लेते हैं ए एंड बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ये दोनों इंडियन है, यूएस में वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो यूएस के कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, ठीक है। इंडिया में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल करना है तो विद इन 3 years होना चाहिए फ्रॉम ब्रीच, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 जनवरी 2024 को ब्रीच हुआ, तो ये सूट 1 जनवरी 2027 तक फाइल किया जा सकता है, ठीक है।
31 जनवरी नहीं है, सॉरी 31 दिसंबर 2027 नहीं होगा, राइट। और क्यों नहीं होगा ये समझने के लिए आप मेरे लिमिटेशन एक्ट के लेक्चर्स देख सकते हैं, अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो, राइट। तो ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, लेट से ए ने ब्रीच कर दिया 1 जनवरी 2024 को। तो बी जो है इंडियन लॉ के हिसाब से 1 जनवरी 2027 तक, जनवरी 1 2027 तक केस फाइल कर सकता है बी के, जो बी है वो ए के अगेंस्ट 1 जनवरी 2027 तक केस फाइल करता है। बट लेट्स से यूएस में ये जो चीज है ये 6 इयर्स है, ये 6 इयर्स है। अब यूएस कोर्ट जो है इस केस में डिसीजन दे, और ये जो बी है वो 2028 में केस फाइल करता है और यूएस कोर्ट इसके फेवर में जजमेंट दे देता है। अब अगर इस जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स किया जाना है तो जो बी है वो इंडिया में एक सूट फाइल करता है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स किया जा सकता है, राइट। तो मतलब फॉरेन जजमेंट्स इंडिया में एनफोर्स किए जा सकते हैं, ये जजमेंट तो एनफोर्स नहीं होगा। अब इस केस में अगर ये केस फाइल करता है, राइट, इंडिया में ये एनफोर्स करवाना चाहता है, तो इंडियन कोर्ट इस जजमेंट को एनफोर्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस गोज अगेंस्ट इंडियन लॉ। इंडियन लॉ क्या कहता है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप लेट्स से 2030 में जजमेंट आया, तो अब आप यहाँ पे सूट फाइल कर रहे हो कि हमें एनफोर्स करना है, तो 2024 से तो 6 इयर्स हैव पास नाउ, ठीक है। तो भले ही वो जजमेंट यूएस के कोर्ट ने दे दिया हो और यूएस में वो चीज बार्ड ना हो, पर क्योंकि इंडियन लॉ उस चीज को बार करता है तो इसलिए इंडिया में हम उस जजमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकते, राइट। आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। उसी तरीके से नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकट लक्ष्मी में अभी हमने देखा कि जो एक डिक्री जो थी, जिस ग्राउंड पे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे जो डिवोर्स की डिक्री दे दी गई थी, वो ग्राउंड इंडिया में वैलिड ही नहीं था उस टाइम पे, राइट। तो उस डिक्री को हम इंडिया में क्या नहीं कर सकते, इंडिया में एनफोर्स नहीं कर सकते, राइट। ठीक है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 14 की, तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि ये जो 6 ग्राउंड्स हैं, अब आप इतना समझ गए होंगे कि ये जो 6 ग्राउंड्स हैं, इन 6 ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी भी फॉरेन जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स होने से रोका जा सकता है। अदरवाइज अगर ये 6 ग्राउंड में से कोई एक ग्राउंड भी प्रूव नहीं हो रहा है, तो जो फॉरेन जजमेंट है वो इंडिया में एनफोर्स किया जा सकता है, राइट। अब हम देखते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बात करता है? सेक्शन 14 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, ठीक है। सेक्शन 13 जो है, सेक्शन 13 इस बारे में प्रिजम्पशन बताता है कि जो जजमेंट है फॉरेन कोर्ट का वो करेक्ट है, ठीक है। पर सेक्शन 14 जो प्रिजम्पशन है, सेक्शन 14 ज्यूरिसडिक्शन का प्रिजम्पशन है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जिस कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन दिया है, जिस फॉरेन कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जजमेंट दिया है, उस फॉरेन कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन था उस केस को डिसाइड करने का, राइट। तो अगर आप 14 को पढ़ेंगे तो इट सेज द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, मतलब शैल प्रिज्यूम है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, राइट। ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी है प्रिज्यूम करना, ऑप्शन नहीं है कि कोर्ट प्रिज्यूम करे या ना करे। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ये मैंडेटरी है कोर्ट के लिए ये प्रिज्यूम करना कि जिस फॉरेन कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट था उस डिसीजन को देने के लिए, उस जजमेंट को देने के लिए, राइट। अगर कोई पार्टी सर्टिफाइड कॉपी उस जजमेंट की फाइल करती है फॉरेन जजमेंट की, तो जो इंडियन कोर्ट है वो ये प्रिज्यूम करेगा, उसके लिए मैंडेटरी है ये प्रिज्यूम करना कि वो जो जजमेंट था दैट वाज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, एक कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट ने वो जजमेंट प्रोनाउंस किया था, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड। पर ये जो प्रिजम्पशन है ये किस तरह का प्रिजम्पशन है? ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। इस प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है। जो सामने वाली पार्टी है वो एविडेंस इस बात के लिए दे सकती है, ये प्रूव करने के लिए कि जो जजमेंट था फॉरेन कोर्ट का, वो जजमेंट
पास करने का जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट के पास नहीं था। तो अगर ऑपोजिट पार्टी ये प्रूव कर देती है, उस केस में क्या होगा, ये जो प्रिजम्पशन है वो रिबट हो जाएगा, राइट। पर आगे देखिए लिखा हुआ है, बट सच प्रिजम्पशन में बी डिस्प्लेस्ड बाय प्रूविंग वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो पहले कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि जिस भी अगर सर्टिफाइड कॉपी किसी जजमेंट की प्रोड्यूस करती है कोई पार्टी कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उस फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था, वो फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट था उस केस को डिसाइड करने के लिए, राइट। पर ये क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। पर इस प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को ऑपोजिट पार्टी एविडेंस देके ये प्रूव कर सकती है कोर्ट के सामने कि उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं था, राइट। तो अगर ये प्रूव कर दिया जाता है तो आप जानते हैं कि 13 का जो ए है वो ये बोलता है कि अगर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उसका जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, मतलब उस जजमेंट को एनफोर्स नहीं किया जाएगा अगर जो फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो करेक्ट। तो 13 एंड 14 आई होप आपको क्लियर होगा। अब किस तरीके से, तरीका क्या होता है कि हम फॉरेन जजमेंट को इंडिया में कैसे एनफोर्स करते हैं, तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल इसका एस्पेक्ट बताता हूं। बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर किसी फॉरेन कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो इंडियन टेरिटरी में या इंडियन कोर्ट में तो बाइंडिंग होगा नहीं, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर फॉरेन कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो इंडियन टेरिटरी में तो बाइंडिंग होगा नहीं, बहुत बेसिक सी बात है। अगर अमेरिका का कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो क्या उसको हम इंडिया में एनफोर्स कर सकते हैं डायरेक्टली? क्या वहां की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इंडिया में आके ये बोल सकती हैं कि नहीं आप हमारा जजमेंट एनफोर्स करो? नहीं कर सकती। तो उसका तरीका क्या होता है प्रैक्टिकली कि हम फॉर एग्जाम्पल सत्येंद्र, आप ए और बी से बोर हो गए होंगे तो कुछ नए नाम लिख लेता हूं मैं। सत्येंद्र और नृपेंद्र ये दो लोग थे, इनके बीच में डिस्प्यूट था, ठीक है। कोई डिफेमेशन का सूट था जो इनके बीच में चल रहा था। उस डिफेमेशन के सूट में ये दोनों इंडियंस थे जो कि यूएस में रहते थे, और इनके बीच में सत्येंद्र ने बोला कि नृपेंद्र ने मेरा डिफेमेशन किया है। तो यूएस के कोर्ट ने 5 लाख रुपीस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए डैमेजेस अवार्ड कर दिए, और ये बोला कि हाँ सत्येंद्र ने डिफेमेशन तो किया है नृपेंद्र का। ये यूएस कोर्ट का डिसीजन था सिविल डिफेमेशन केस में। अब यूएस में इस जजमेंट को अब ये जो बेसिकली जो नृपेंद्र है इसके पास वहां पे केवल 2 लाख रुपए थे, सत्येंद्र के पास 2 लाख रुपए थे, तो केवल 2 लाख रुपए यूएस में रिकवर कर पाए 5 लाख रुपए के फेवर में, राइट। तो जो जजमेंट आया था 5 लाख रुपए मिलने थे नृपेंद्र को, पर सत्येंद्र केवल 2 लाख रुपए की ही प्रॉपर्टीज के पास यूएस में थी, तो वो 2 लाख रुपए तो रिकवर कर लिए गए। बट बचे हुए जो 3 लाख रुपए थे वो भी ऑब्वियसली कोर्ट का ऑर्डर है तो वो भी रिकवर करना चाहता था नृपेंद्र सत्येंद्र से। तो अब इस केस में नृपेंद्र ने क्या किया, अब जो यूएस का कोर्ट का जजमेंट है वो तो डायरेक्टली क्या नहीं हो सकता, इंडिया में एनफोर्स नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या किया जाता है, राइट। उस जजमेंट को अगर एनफोर्स करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये एक सूट फाइल करेगा इंडिया में फ्रेश, राइट। उस सूट में वो ये लिख देगा, सूट के साथ सर्टिफाइड कॉपी भी अटैच कर देगा, और वो ये बोलेगा कि इस फॉरेन कोर्ट ने हमें ये डिक्री दी थी, ये जजमेंट दिया था, तो वो रिलीफ हमें दे दिया जाए, राइट। तो ये जो सूट है जब भी फॉरेन कोर्ट जजमेंट देता है उसके विद इन 3 इयर्स इंडिया में फाइल किया जाना चाहिए अगर इंडिया में एनफोर्स करना है। तो अब जब इंडियन कोर्ट में ये डिक्री आई, राइट, जब इंडियन कोर्ट में ये डिक्री फाइल की गई, ये जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जब फाइल की गई, तो अब इंडियन कोर्ट में अगर हम टेक्निकली देखें तो एक अलग सूट फाइल हुआ है। तो इस सूट में
अगर वो जो सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी जब फाइल की गई उस जजमेंट की, फॉरेन जजमेंट की, तो सर्टिफाइड कॉपी के बेसिस पे इंडियन कोर्ट क्या करेगा, इंडियन कोर्ट डिक्री पास कर देगा। किस चीज की? जो भी ऑर्डर वहां पे दिया था, ये बोलते हुए कि सत्येंद्र ने नृपेंद्र का डिफेमेशन किया है, राइट। और जो भी 3 लाख रुपए जो बचे हुए हैं वो 3 लाख रुपीस इसको जो सत्येंद्र है वो नृपेंद्र को 3 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, एक तरीके से भले ही इंडियन कोर्ट जो है वो क्या कर रहा है, इंडियन कोर्ट फॉरेन कोर्ट की डिक्री को एनफोर्स कर रहा है, राइट। फॉरेन पर अगर हम देखें टेक्निकली तो सूट कहां फाइल हुआ, इंडियन कोर्ट में फाइल हुआ, और ये जो डिक्री इशू करी किसने करी, इंडियन कोर्ट ने करी, भले ही वो फॉरेन कोर्ट के जजमेंट पे बेस्ड हो। अब इस केस में इंडियन कोर्ट सेक्शन 13 और 13 का बेसिकली इंपैक्ट क्या है कि इस केस में इंडियन कोर्ट इस बात के ऊपर डेलिबरेट नहीं कर सकता, इस बात के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता कि क्या इस केस में सत्येंद्र ने नृपेंद्र का डिफेमेशन किया था, क्या सत्येंद्र लायबल है, वो डिस्कशन नहीं हो सकता, वो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 13 बोलता है कि अगर किसी जजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 6 प्रॉब्लम्स सेक्शन 13 में दी गई हैं उसके 6 क्लॉजेस में, तो वो जजमेंट क्या माना जाएगा, ठीक माना जाएगा। तो इसलिए जो इंडियन कोर्ट है, इंडियन कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, ठीक है, एंड शैल नॉट अलाउ द अदर पार्टी टू अड्यूस एविडेंसेस टू क्वेश्चन द करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट। अब इस केस में इंडियन कोर्ट जो है सत्येंद्र को ये अलाउ नहीं करेगा कि वो ये क्वेश्चन करे कि नहीं वो जो जजमेंट था कोर्ट का, वो जजमेंट तो वैलिड ही नहीं था, और इसलिए उस जजमेंट को क्वेश्चन करने के लिए या उस जजमेंट को ये स्टैब्लिश करने के लिए वो इनकरेक्ट था कि वो जजमेंट इनकरेक्ट था, सत्येंद्र को एविडेंसेस देने के लिए इंडियन कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। वो जो जजमेंट है फॉरेन कोर्ट का, उस जजमेंट को इंडियन कोर्ट क्या मानेगा, करेक्ट मानेगा, राइट, और उस जजमेंट के बेसिस पे एक डिक्री पास कर देगा। तो देखिए किस तरीके से जजमेंट, ये जो फॉरेन कोर्ट की डिक्री थी उसमें अगर हम लीगली बात करें तो अब वो एक तरीके से इंडियन कोर्ट की डिक्री बन गई, और इसलिए हम उस डिक्री को इंडिया में क्या कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज में बताया है ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे, राइट। अब तो एक तरीका क्या हुआ है, एक तरीका तो ये है कि आप, और ये कॉमन तरीका है, ये तरीका ही ज़्यादा फॉलो होता है, राइट, क्योंकि जो दूसरा तरीका है वो बहुत लिमिटेड केसेस के लिए है। तो फॉरेन जजमेंट को अगर आपको इंडिया में एनफोर्स करना है तो आपको एक सूट फाइल करना होगा इंडियन कोर्ट में, और आप उसके साथ क्या करोगे, एक सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट की डाल दोगे, फाइल करोगे, और आप रिलीफ क्लेम करोगे, वही रिलीफ जो फॉरेन कोर्ट ने आपको ग्रांट किया है, और आप इंडियन कोर्ट से बोलोगे आप हमें वो रिलीफ दे दीजिए, राइट। दूसरा तरीका क्या होता है फॉरेन जजमेंट को एनफोर्स करने का, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल करके अंडर सेक्शन 44 एंड 44A। तो सेक्शन 44 बेसिकली रेवेन्यू मैटर्स में बात करता है, राइट, और 44A बात करता है ऐसे कोर्ट की डिक्रीज के लिए, राइट, जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, राइट। तो बेसिकली देखिए अगर हम पहले इसकी बात करें तो ये तो बात कर रहा है सूट फाइल करने की, राइट। पहला जो अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी कि कैसे एनफोर्स कर सकते हैं, तो ये तो अगर सूट आप फाइल करेंगे उसके बाद आप सूट फाइल करके फॉरेन कोर्ट की डिक्री को एनफोर्स कर सकते हैं। दूसरा ये जो तरीका है, ये तरीका क्या है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स आप डायरेक्टली कर रहे हैं, तो मतलब एक कोर्ट के जजमेंट को आप क्या कर रहे हैं, इंडिया में आके डायरेक्टली एग्जीक्यूशन आप उसका कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 44A है वो बात करता है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कौन होती है, बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी वो होती है 44A के अंडर जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन के थ्रू, गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर करा हो कि ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है। तो नोटिफिकेशन किस बात का, तो बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी वो टेरिटरी होगी, जैसे मान लो लेट्स से अज्यूम करते हैं हम कि कल को म्यांमार में इंडियन कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट किया जाने के लिए म्यांमार गवर्नमेंट अलाउ कर दे,
ये बोले कि अगर इंडियन कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो उस जजमेंट को हम डायरेक्टली म्यांमार में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो सामने वाली पार्टी अगर आपको कोई फेवर दे रही है तो आप भी उसको वो फेवर दे रहे हो। तो म्यांमार की में अगर इस तरह की कोई बात होती है तो इंडियन गवर्नमेंट एक गैजेट नोटिफिकेशन करके, ये इंडिया के लिए फिर भी मैंडेटरी नहीं होगा, पर लेट्स से गैजेट नोटिफिकेशन पास करके वो म्यांमार ये बोल सकती है, इंडियन गवर्नमेंट भी, कि अगर म्यांमार का कोर्ट कोई डिसीजन देगा तो उस केस में इंडिया में उस डिसीजन को क्या किया जा सकेगा, एग्जीक्यूट किया जा सकेगा, राइट। तो ऐसे केस में आपको सूट भी फाइल करने की जरूरत नहीं है, केवल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल करके भी काम हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक सेक्शन 13 एंड 14 फॉरेन जजमेंट के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, राइट। बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की है मैंने विद एग्जांपल्स, राइट। आई होप आपको 13 एंड 14 में फॉरेन जजमेंट को समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।